स्टूडेंट, आज क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 ऑसिलेशन का। ठीक है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन एग्जीक्यूटिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेलोसिटी हमने निकाला था कितना? v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक्सेलरेशन निकाला था हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर y। क्लियर है? तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैंने कल प्रूव किया था। आज हम टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। टाइम पीरियड कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आज ये हम फाइंड करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी when particle executing SHM। यदि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। यदि कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का मुझे क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीछे वाले ठीक है ना। ऊपर उधर ऊपर सेकंड ऊपर तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको निकालना है। एक सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। इधर डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है? मेन पोजीशन, ये इसका मेन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? थीटा। तो पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है। क्लियर है सभी को? तो एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। कल मैंने प्रूव किया था एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। कोई पार्टिकल यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, मैग्नीट्यूड में ले लेंगे। किस में ले लेते हैं? मैग्नीट्यूड में। माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, हमने इसको मैग्नीट्यूड में ले लिया है। किसी को डाउट है? अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई इन मैग्नीट्यूड। ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विच आर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी? बोलिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बाई वाई। सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन वाई। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है। क्या आ गई है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यही फार्मूला है टाइम पीरियड का। फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सभी लोग फार्मूला याद रखो। जो फार्मूला लिखाया जा रहा है वो फार्मूला आपको तुरंत याद होना चाहिए। क्लास यहीं पहुंच के बाहर खड़ा करूंगा, ध्यान रखना। सभी को एक एक फार्मूले याद रहना चाहिए जो लिखा रहे हैं, तुरंत उसको दिमाग में रिकॉल करिए। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी,
एक फार्मूला याद रखेंगे, 4 फार्मूला बन जाते हैं उससे। ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या रखेंगे अंडर रूट अल्फा अपान वाई, अंडर रूट अल्फा अपान वाई रख देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा अल्फा अपान वाई, तो ये ऊपर जाएगा वाई हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपान अल्फा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो कोई भी पार्टिकल यदि हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उस समय उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट वाई अपान अल्फा। जहां वाई क्या है, जहां वाई क्या है भाई, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्लियर है। अल्फा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड के 2 फार्मूले, 3 फार्मूले बल्कि हम पढ़ेंगे। कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा ये ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को। अब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी किसी को याद है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। किसी को याद है, ये सभी को याद होना चाहिए, किसी की बात नहीं है कि किसी को याद है। ये ऐसे फार्मूले सभी को याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, हमने टाइम पीरियड जो निकाला है 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन अल्फा, इसको रिवर्स कर दो तो 2 पाई है तो 1 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन अल्फा है तो अल्फा अपॉन वाई हो जाएगा, पलट जाएगा पूरा। तो ये क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आपने उस पार्टिकल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया है जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिखें। अब देखिए इसी को यदि हम मैग्नीट्यूड में नहीं लें, अब हम आगे न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करें तो क्या होगा। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है, ठीक है ना। अब फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन याद है आपको। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए। तो ए की जगह अल्फा लिख देंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए। क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे एम अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए एम, अल्फा की जगह रखेंगे माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। अब जैसे स्प्रिंग में एक फोर्स लगता है, स्प्रिंग में फोर्स लगता है ना, स्प्रिंग को खींचे उसमें एक फोर्स लगता है, जैसे उसको खींचेंगे
उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा के स्प्रिंग को खींचते हैं उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स इज द इंटरनल फोर्स। तो जब इसमें हम इधर फोर्स लगाते हैं तो ये हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन लगता है। नेगेटिव साइन यही बताता है कि इस फोर्स का कोई ना कोई अपोज कर रहा है और उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर है? अब हम यहां से इसको रिप्लेस कर दें के वाई से, F इक्वल टू माइनस के वाई। आपने हुक्स लॉ पढ़ा है स्प्रिंग में, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था आपको याद होगा F प्रोपोर्शनल x F इक्वल टू माइनस के एक्स बाई हुक्स लॉ। याद है आपको? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जब हमने निकाली थी तब ये फार्मूला यूज किया था। तो x उसमें स्प्रिंग जो है x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही थी। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने y ले लिया है, आप x भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो k है हमारा वो स्प्रिंग कांस्टेंट था, यहाँ पे k जो है फोर्स कांस्टेंट है। क्या है? फोर्स कांस्टेंट। और k की वैल्यू कितनी है बोलिए? k की वैल्यू कितनी है? यहां से किसको आपने k मान लिया है? m ओमेगा स्क्वायर को आपने किसको k मान लिया? वेयर k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? m ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? अंडर रूट k बाई m। अब यदि ओमेगा की वैल्यू आपको अभी प्रीवियस केस में ओमेगा की वैल्यू क्या मिली थी? अंडर रूट अल्फा बान वाई मिला था। ठीक है, इस बार m k बाई m मिल गया। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है इसका, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा। t इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट k बाई m। क्लियर है सभी को? अब ये k बाई m पलट के m बाई k हो जाएगा। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। दिस इज द अनदर टाइम पीरियड फार्मूला। इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। जब पार्टिकल का मास गिवन हो और फोर्स कांस्टेंट गिवन हो तब टाइम पीरियड यदि आपको निकालना है तो फिर मुझे ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब 1 बाई 2 पाई अंडर रूट पलट दो इसको k बाई m। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या क्लियर है सभी को? फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कर देंगे? टाइम पीरियड का उल्टा। तो आपने टाइम पीरियड निकाल दिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया, दो अलग अलग केसेस पे। ठीक है, तो ये जो k हमारा है ये फोर्स कांस्टेंट अथवा इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग में स्टिफनेस होता है ना, ये फार्मूला आपने स्प्रिंग में ही पढ़ा है ना, तो फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे।